लेकिन वही अगर कोई कहे कि राजा का पुत्र आ रहा है तो ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी कानूनी किताब का कोई लंबा और उबाऊ पन्ना पढ़ा जा रहा हो। सही कहा, जबकि अर्थ तो दोनों का एकदम समान है। वही तो असर में इतना फर्क क्यों है? इसका जवाब हमारी इंसानी फितरत में छुपा है। मतलब हमारा दिमाग मूल रूप से बहुत आलसी है। वो हमेशा ऊर्जा बचाने के लिए भाषा को जिप करने का, उसे कंप्रेस करने का शॉर्टकट खोजता है। हाँ बिल्कुल, दिमाग हमेशा शॉर्टकट ही तो ढूंढता है। हाँ, तो आज की इस गहन चर्चा में हम भाषा की इसी जिपिंग का एक सूखा पुलिंदा मान लेना, ये सबसे बड़ी भूल है जो अक्सर की जाती है। तो फिर इसे देखने का सही नजरिया क्या होना चाहिए? मतलब इस मास्टर ब्लूप्रिंट में जो दिया है हमें केवल वही समझना है? देखिए, असल में ये एक बेहद तार्किक सिस्टम है। अगर हम इस पूरी मशीनरी के कोर सिद्धांत को समझे ना, तो समाज सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर काम करता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो है संक्षिप्तीकरण, यानी समराइजेशन। ये वाक्यों में से गैर जरूरी एक्सिक शब्दों के बीच की विभक्ति, यानी वे छोटे शब्द जो वाक्यों को आपस में जोड़ कर रखते हैं। हाँ, जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं। सही। तो जब वो विभक्ति हटाई जाती है और उन मुख्य शब्दों को आपस में टकराकर एक नया गठा हुआ और छोटा शब्द बनाया जाता है, तो उस पूरी प्रक्रिया को समास कहते हैं। अरे वाह, ये तो बिल्कुल किसी कंप्यूटर की जिप फाइल बनाने जैसा हुआ। मतलब एक बड़े फोल्डर को कंप्रेस करके छोटी फाइल बना दी। डेटा वही है, बस बीच का खाली स्पेस हटा दिया। एकदम सटीक उदाहरण है ये जिप फाइल वाला, है ना? तो अगर इसे एक गणितीय फॉर्मूले की तरह देखें तो ये एक इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट लूप की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है कि हमारे पास है मूल शब्द एक, जिसे व्याकरण में पूर्व पद या पहला शब्द कहते हैं। इसमें जुड़ता है मूल शब्द दो, जिसे उत्तर पद कहते हैं। और इस मशीन से जो आउटपुट निकलता है उसे समस्त पद कहते हैं। एकदम सही। तो चलिए इस प्रक्रिया को उसी राजा का पुत्र वाले उदाहरण से, जो पीडीएफ में दिया है, उसी से डिकोड करते हैं। वो विभक्ति है। जब ये पूरा डेटा प्रोसेसिंग जोन में जाता है तो सिस्टम को समझ आता है कि अर्थ तक पहुंचने के लिए इस का की कोई खास जरूरत नहीं है। मतलब का एक्स्ट्रा डेटा है। बिल्कुल। इसलिए का लोप हो जाता है, वो गायब कर दिया जाता है, और परिणाम के रूप में जो नया कॉम्पैक्ट शब्द उभरता है वो है राजपुत्र। ये राजपुत्र हमारा आउटपुट है, यानी समस्त पद है। समझ गया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं तो नए बने शब्द में असल अहमियत किसकी होती है? मेरा मतलब है, सिस्टम को कैसे पता चलता है कि किस शब्द को ज्यादा तवज्जो देनी है? ओहो, ये तो इस पूरे विषय का सबसे बड़ा रहस्य है। अच्छा। हाँ, इस जिपिंग प्रक्रिया के पीछे जो मास्टर डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स काम करता है, उसका नाम है पदों की प्रधानता। पदों की प्रधानता मतलब ये कि समास की पूरी पहचान सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि उस नए बने शब्द में कौन सा हिस्सा अर्थ को कंट्रोल कर रहा है। इसे ड्राइविंग सीट के नियम से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ड्राइविंग सीट का नियम, इसे थोड़ा और खोलिए। प्रधानता का असल मतलब क्या है? तो ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई कहता है उस राजपुत्र को बुलाओ। अब जरा सोचिए, किसे बुलाने जाया जाएगा, राजा को या उसके बेटे को? जाहिर सी बात है, बेटे को ही बुलाने जाएंगे। राजा तो बस एक संदर्भ है कि बेटा किसका है। मुख्य काम या एक्शन तो पुत्र के इर्द गिर्द हो रहा है। एकदम सटीक। चूंकि एक्शन पुत्र के इर्द गिर्द डोमिनेंट है और राजा गौण है, यानी सेकेंडरी है। ओहो, मतलब कौन सा पद बॉस है और कौन सा पद उसके अधीन है, बस यही खोजना है। बिल्कुल, बस यही एक चीज ये तय करती है कि शब्द किस समास की किस कैटेगरी में जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें सिर्फ ये खोजना है कि शब्द का बॉस कौन है। चलिए, इस बॉस हंटिंग को उन शब्द यानी पूर्व पद ही पूरे सिस्टम का बॉस है और दूसरा शब्द बस उसे सपोर्ट कर रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? देखिए, जहाँ फॉर्मूला मुख्य प्लस गॉड का शब्द कोई उपसर्ग या अव्यय होता है, जैसे अनु, आ, प्रति, यथा या भर। अच्छा, ये जो छोटे छोटे शब्द शुरू में लगते हैं। एकदम सही। और जब ये अव्यय किसी संज्ञा के साथ जुड़ता है ना, तो वो उस पूरे के पूरे शब्द को अपने रंग में रंग लेता है। इसकी एक और बड़ी खासियत ये है कि ये लिंग या वचन के दबाव में कभी अपना रूप नहीं बदलता, हमेशा एक सा ही रहता है। अगर मैं इसके उदाहरण देखूं तो जैसे यथा और मति मिलकर बनता है यथामति, जिसका अर्थ है मति के अनुसार। या फिर
आ और जन्म से बना आजन्म यानी जन्म से लेकर, भरपेट यानी पेट भरकर। यहाँ साफ दिख रहा है कि पेट या जन्म का अपना एक अर्थ है, लेकिन भर या आ लगते ही वे शब्द की पूरी दिशा को हाईजैक कर लेते हैं। हाईजैक करना, ये इसके लिए बहुत ही सही शब्द इस्तेमाल किया है। अव्ययी भाव समास में पहला पद सच में दूसरे पद के अर्थ को हाईजैक करके उसे एक स्थिति या समय में बांध देता है। अब जरा परीक्षा हॉल के दबाव की बात करते हैं, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मान लीजिए एग्जाम पेपर सामने है और भाई दोनों शब्द एकदम बराबर दिख रहे हैं, तराजू के दोनों पलड़े समान हैं, इसलिए ये पक्का द्वंद्व समास है। तो क्या यहाँ एक नंबर गंवाया जा रहा है? ना सिर्फ एक नंबर गवाया जा रहा है, बल्कि नेगेटिव मार्किंग का शिकार भी हुआ जा रहा है। सच में? हाँ, ये प्रतियोगी परीक्षाओं का सबसे क्या कहते हैं क्लासिक ट्रैप है। में साफ दिया है, जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो, यानी रेपिटेशन। बिल्कुल, जहाँ एक ही शब्द खुद को दोहरा रहा हो, वहाँ हमेशा अव्ययी भाव समास ही होता है। अच्छा, मतलब अगर शब्द है रातों रात, जिसका विग्रह है रात ही रात में, तो ये अव्ययी भाव है, क्योंकि यहाँ रात शब्द रिपीट हो रहा है। हर घर, जिसका अर्थ है हर घर, इन सभी में शब्द खुद को रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ कोई तराजू वाली बात ही नहीं है। एकदम नहीं। यहाँ कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं जिनके बीच तराजू तौला जाए, बल्कि एक ही शब्द की इंटेंसिटी बढ़ाई जा रही है, इसलिए ये बिना किसी स्थिति पर आते हैं जहाँ सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अगर पहला पद बॉस हो सकता है, तो क्या ऐसा भी होता है कि सत्ता पूरी तरह दूसरे पद यानी उत्तर पद के हाथ में चली जाए? ओके, यहाँ क्या होता है? ये भाषा का वो हिस्सा है जहाँ से लिंकिंग वर्ड्स या जोड़ने वाले मार्कर पूरी तरह गायब हो जाते हैं। बनते ही ये सिस्टम से डिलीट हो जाते हैं। चलिए इसे थोड़ा विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए एक गगनचुंबी इमारत है। हाँ। अब इसका विग्रह होगा गगन को चूमने वाला। यहाँ पहला पद है गगन यानी आसमान और दूसरा पद है चूमने वाला। इनके बीच का लिंकिंग यानी जो उत्तर पद है वही प्रधान क्यों है? क्यों है? क्योंकि जब गगनचुंबी कहा जाता है तो फोकस आसमान पर नहीं होता, फोकस उस इमारत की ऊंचाई पर होता है, उस एक्शन पर होता है कि वो आसमान को छू रही है। अरे हाँ, बात तो सही है। इसी तरह शोक और आकुल के बीच से तो हर जगह फिट बैठ रहा है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। यहाँ शाला यानी जगह मुख्य है, प्रयोग तो बस उसका उद्देश्य है। बिल्कुल। और पाप मुक्त, पाप से मुक्त, यहाँ मुक्त होना बॉस है। और वो राजपुत्र वाला उदाहरण तो शुरू में देखा ही था हमने, जो कि यूपीएससी के पिछले वर्षों के पेपर्स में। कार्य प्रणाली समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दरवाजा खोलता है। कैसा दरवाजा? देखिए, तत्पुरुष के अलावा दो और ऐसे समास हैं जहां दूसरा पद यानी उत्तर पद ही प्रधान होता है। अच्छा, ऐसे दो और हैं? हाँ, कर्मधारय और द्विगु। अब सवाल ये है कि अगर इन तीनों में ही दूसरा पद बॉस है तो ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं? इनका मतलब इसका ब्लूप्रिंट फॉर्मूला है विशेषता बताने वाला शब्द प्लस जिसकी विशेषता बताई जाए। हाँ, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पहला पद दूसरे पद की तारीफ कर रहा है या उसका कोई गुण बता रहा है। और जब इनका विग्रह किया जाता है ना, तो बीच में है जो या के समान आता है। बॉस तो जन यानी व्यक्ति ही है, लेकिन सत जो है वो उसकी विशेषता बताकर सिस्टम में अपनी जगह बना रहा है। अच्छा। चरण कमल भी इसका बेहतरीन उदाहरण है। कमल के समान चरण। यहाँ चरण यानी पैर कैसे हैं? वो कमल के समान है। बिल्कुल। इसी तरह नील कमल नीला होता है, वहाँ भी तो दूसरा पद ही बॉस है। हाँ, लेकिन द्विगु समास में जो पहला पद होता है ना, वो कोई रंग रूप या गुण बताने के बजाय एक संख्या बन जाता है। यहाँ का फॉर्मूला है संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 2, 3 प्लस संज्ञा। तो बस नंबर समाहार का बोध कराता है। समाहार मतलब एक कलेक्शन या ग्रुप। बिल्कुल, जैसे त्रिराह, 3 राहों का समाहार। पर जोर देना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, अगर संख्या है लेकिन वो किसी समूह को नहीं दर्शा रही तो मामला एकदम गड़बड़ हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर परीक्षा में शब्द के आगे कोई भी संख्या दिख जाए तो बस बिना सोचे समझे द्विगु समास पर टिक लगा दिया जाए? मान लीजिए शब्द नंबर 2। हाँ,
नौ निधि में जो 9 है वो हमेशा संख्या 9 नहीं होता। हिंदी में 9 का अर्थ नया भी होता है। अरे हाँ, नव या नौ। बिल्कुल। अगर इसका संदर्भ नई निधियां हैं तो नया क्या हुआ? नया तो एक विशेषता हुई ना, एक विशेषण हुआ। ओहो, और जहां विशेषण आ जाए वो तुरंत कर्मधारय समास बन जाएगा। एकदम सही। इसलिए सिर्फ बाहरी आवरण या पहला अक्षर देखकर फैसला नहीं लिया जा सकता। शब्द को खोलकर देखना होगा कि वो अंदर से क्या कह रहा है। संदर्भ ही सब कुछ है। कमाल है, मतलब रटने से तो काम बिल्कुल नहीं चलने वाला। बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो अब तक हमने उन समासों को हैक किया जहां या तो पहला शब्द बॉस था या दूसरा शब्द। लेकिन क्या होगा जब तराजू के दोनों पलड़े एकदम बराबर हों? मान लीजिए सिस्टम में दो बॉस एक साथ आ जाएं, तो क्या सिस्टम क्रैश कर जाएगा? सिस्टम क्रैश नहीं करता, बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस या संतुलन बना लेता है। इस अवस्था को द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास मतलब बैलेंस। हाँ, यहाँ फॉर्मूला है मुख्य प्लस मुख्य। दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ड्राइविंग सीट पर होते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये शब्द अक्सर एक दूसरे के विलोम यानी ऑपोजिट्स होते हैं या फिर एक दूसरे के पूरक होते हैं। और जब हम इस जिप फाइल को अनजिप करते हैं, मेरा मतलब है इसका विग्रह करते हैं, तो बीच में और या अथवा जैसे शब्द निकल कर आते हैं। बिल्कुल, जैसे माता पिता, जिसका विग्रह है माता और पिता। पाप पुण्य यानी पाप या पुण्य। भाई बहन, दिन रात, दोनों का वजन एकदम बराबर है। हाँ, यहाँ तक कि इस पीडीएफ में एक बड़ा अच्छा समकालीन उदाहरण भी है, भाजपा और कांग्रेस। ये भी इसी बैलेंस को दिखाता है जहाँ दो अलग अलग सत्ताएं एक ही वजन के साथ रखी गई हैं। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन व्याकरण का असली जादू तो तब देखने को मिलता है जब एक और एक मिलकर दो नहीं बल्कि तीन बन जाते हैं। एक और एक मिलकर तीन। ये कैसे संभव है? क्या यहाँ दोनों ही पलड़े गायब हो जाते हैं? बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इस सबसे अनोखे सिस्टम को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका फॉर्मूला है गौण प्लस गौण बराबर तीसरा अर्थ। मतलब कोई भी बॉस नहीं है? हाँ, दोनों पद जो आपस में जुड़ रहे हैं वे अपना मूल अर्थ पूरी तरह छोड़ देते हैं। कोई भी पद प्रधान नहीं होता। वे दोनों मिलकर किसी तीसरे ही वीआईपी अर्थ की ओर इशारा करने लगते हैं। वीआईपी अर्थ? हाँ, वीआईपी। और ये तीसरा अर्थ अक्सर कोई भगवान, कोई पौराणिक पात्र या फिर विशेष उपाधि होती है। इसे समझने के लिए जो शब्द स्रोत में दिया है वो लेते हैं। विषधर। विष मतलब जहर और धर मतलब धारण करने वाला। बिल्कुल। अगर इसे सीधे तौर पर पढ़ें तो दुनिया का कोई भी जहरीला जानवर या कोई इंसान भी विषधर हो सकता है। हाँ, तकनीकी रूप से तो कोई भी हो सकता है। लेकिन व्याकरण में इसका अर्थ किसी आम जहरीले जीव के लिए नहीं बल्कि रूढ़ रूप से सर। अब 10 चेहरे तो किसी एलियन के भी हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन हमारी भाषा में दशानन का मतलब सिर्फ और सिर्फ रावण है। लंबोदर। तो अब हम इस चर्चा के उस मुकाम पर आ गए हैं जिसे मास्टर डायग्नोस्टिक का महामुकाबला कहा जा सकता है। महामुकाबला, बिल्कुल सही नाम दिया है। क्योंकि परीक्षा हॉल में असली पसीना तो तब छूटता है जब एक ही शब्द दो अलग अलग समासों का हिस्सा लगने लगता है। मान लीजिए प्रश्न पत्र में शब्द आ गया नीलकंठ। अब इसे कैसे सुलझाया जाए? देखिए, इसे सुलझाने के लिए विग्रह के लेंस को समझना होगा। नीलकंठ को दो अलग अलग लेंस से देखा जा सकता है। अच्छा, कौन से दो लेंस? अगर इस पर कर्मधारय का लेंस लगाया जाए तो पूरा फोकस सिर्फ विशेषता पर होगा। विग्रह होगा नीला है जो पक्षी की हो रही है, गला बॉस है और नीला होना उसकी विशेषता है। लेकिन अगर इसी शब्द पर दूसरा लेंस यानी बहुव्रीहि का लेंस लगा दिया जाए तो फोकस विशेषता से हटकर सीधे उस तीसरे वीआईपी व्यक्ति पर चला जाएगा। एकदम सही। तब विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, और वाक्य बनेगा नीलकंठ ने विष पान किया। यहाँ नीलकंठ कोई आम पक्षी या गला नहीं बल्कि सीधे तौर पर महादेव हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा धर्म संकट आता है एग्जाम में। हाँ, अगर एसएससी या यूपीएससी के पेपर में नीलकंठ पूछा गया है और ऑप्शन में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों दिए हैं तो किसे चुना जाए? ये तो सच में फंसाने वाला सवाल है यार। दोनों ही तकनीकी रूप से सही लग रहे हैं, तो
क्या कोई यूनिवर्सल रूल है जो ऐसे समय में काम आए? बिल्कुल। एक अचूक उपाय है जो हमारे इस ब्लूप्रिंट में साफ मेंशन्ड है। परीक्षा के मानकों के अनुसार जब भी ऐसा टकराव होना, हमेशा बहुव्रीहि को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अच्छा, बहुवरी हमेशा जीतेगा। हाँ, एसएससी और यूपीएससी के परीक्षक इसी को सही मानते हैं। नियम ये है कि अगर किसी शब्द में वीआईपी या तीसरे विशेष अर्थ के प्रकट होने की जरा भी गुंजाइश है तो वो वीआईपी अर्थ हमेशा किसी भी सामान्य विशेषता यानी कर्मधारय या सामान्य गिनती यानी द्विगु पर भारी पड़ेगा। ओह, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और स्कोरिंग टिप है ना? इसी वीआईपी रूल को अगर मैं संख्याओं वाले शब्दों पर लगाऊं तो द्विगु बनाम बहुव्रीहि का महामुकाबला भी आसानी से सुलझ जाएगा। एकदम सही समझे। संख्या देखकर तुरंत द्विगु पर टिक करने की जल्दबाजी बहुत महंगी पड़ सकती है। जैसे चतुर्भुज का उदाहरण लें। चतुर्भुज। अगर ज्योमेट्री के पेपर में चतुर्भुज लिखा है तो उसका विग्रह होगा 4 भुजाओं का समाहार। ये 100% द्विगु है। लेकिन अगर साहित्य या व्याकरण में चतुर्भुज लिखा है तो इसका विग्रह होगा 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। विष्णु वीआईपी है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि ही जीतेगा। अरे वाह, इन परीक्षाओं के जो हाई लेवल एमसीक्यूज होते हैं वे इसी बारीक समझ को टेस्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इस पीडीएफ में एक उदाहरण दिया है। यूपीएसएससी में एक सवाल आया था, दशपुत्री। अब इसका मतलब है 10 पुत्रियों का समूह। यहाँ कोई वीआईपी नहीं है, बस एक ग्रुप है, इसलिए ये द्विगु है। और सीटीईटी में पूछा गया था चतुष्पद, 4 पैरों का समूह, ये भी द्विगु है। सही। लेकिन अगर त्रिपुरारी आ जाए, तीनों लोगों के मालिक यानी शिव, यहाँ भगवान का संदर्भ आ गया। 1 + 1 = 3 हो गया, इसलिए ये बहुव्रीहि है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इस पूरी गहन चर्चा का जो सार है वो यही है कि रटने से व्याकरण नहीं सीखी जा सकती। बिल्कुल नहीं। ये 6 समासों का एक पूरा लॉजिकल मैट्रिक्स है। बस इसे डिकोड करना है। अव्ययी भाव में पहला पद बॉस है जो उपसर्ग या पुनरावृत्ति होता है। तत्पुरुष में दूसरा पद बॉस है और कारक चिन्ह गायब हो जाते हैं। कर्मधारय में भी दूसरा पद बॉस है जहाँ विशेषण और विशेष्य का रिश्ता होता है। और द्विगु में भी दूसरा पद बॉस है, लेकिन पहला पद संख्या और समूह होता है। बिल्कुल। फिर आता है द्वंद्व, जहाँ दोनों पद बॉस है, विलोम और एक परफेक्ट बैलेंस। और आखिर में बहुव्रीहि, जहाँ कोई पद बॉस नहीं है बल्कि एक तीसरा वीआईपी अर्थ पैदा हो जाता है। एकदम सही समराइज किया। तो आज की इस चर्चा ने, मतलब इस मास्टर ब्लूप्रिंट ने ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि व्याकरण शब्दों का एक ऐसा गणित है जो हमारे सोचने के तरीके को रिफ्लेक्ट करता है। शब्दों को रटना छोड़ना होगा, उनका विग्रह करना सीखना होगा और उनकी प्रधानता खोजनी होगी। हाँ, बिल्कुल। और इस संक्षिप्तीकरण के सिद्धांत को देखते हुए ना, मेरे मन में एक बहुत ही दिलचस्प विचार आ रहा है। कैसा विचार? देखिए, इंसानी दिमाग की भाषा को कंप्रेस करने की जो ये आदत है, वो आज भी रुकी नहीं है। वो तो है। आज के डिजिटल युग में जहां हम टेक्स्ट मैसेज टाइप करते हुए पूरी लाइनों को छोटे छोटे एब्रिविएशंस में समेट देते हैं, वो भी तो एक तरह का संक्षिप्तीकरण ही है ना। अरे हाँ, बिल्कुल सही बात है ना? तो श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है कि अगली बार कीपैड पर कोई नया शॉर्टकट या संक्षिप्त शब्द टाइप करते समय ये सोचना बड़ा दिलचस्प होगा कि व्याकरण का ये मास्टर ब्लूप्रिंट हमारे दिमाग में आज भी कैसे काम कर रहा है, और हम जाने अनजाने में भाषा के किन नए समासों का निर्माण कर रहे हैं। सच में ये बहुत गहरी बात है। तो बस व्याकरण को रटिए मत, उसे अपने आसपास महसूस कीजिए।